नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक झटके के साथ ही दुनिया की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होता लग रहा है। ईरान और दुनिया की बड़ी ताकतें एक ऐसे समझौते पर सहमत हो गई हैं जिसमें ईरान अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पर रोक लगाएगा। स्विट्जरलैंड में 8 दिनों तक चली बातचीत के बाद ईरान के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम पर समझौते की रूपरेखा को लेकर सहमति बन गई है। अमेरिका, ईरान और P5+1 यानी कि चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और जर्मनी ने मिलकर इसको अंजाम दिया है। इजराइल और सऊदी अरब इस समझौते से बहुत खुश नहीं हैं। आखिर क्या है इस समझौते के पीछे की राजनीति और क्या कुछ बदल जाएगा पश्चिम एशिया और दुनिया की राजनीति में इस समझौते के बाद? ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे अगले 30 मिनट के दौरान। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। राजीव नैन जी हैं मेरे साथ, जो कि रिसर्च एसोसिएट हैं IDSA में। दूसरे खास मेहमान जावेद नकवी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और वेस्ट एशिया की जो पूरी राजनीति है बहुत बारीक तरीके से जानते हैं उसको। इशरत अजीज़ साहब हैं, राजदूत रह चुके हैं कई देशों में। और साथ ही प्रोफेसर क्रिस्टोफर एस राज हैं, सेंटर फॉर अमेरिकन स्टडीज़ JNU से। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। जावेद साहब, आपके साथ अगर मैं शुरुआत करूं कि आपने जब ये खबर पढ़ी, जो कि दरअसल बिल्ड हो रही थी पिछले एक हफ्ते से और 31 मार्च आखिरी डेट होने के बावजूद भी 2 दिन और लगे उस समझौते तक पहुंचने में, तो क्या आपको इसमें डील नज़र आती है या सबसे पहले डील के साथ बड़ी राजनीति नज़र आती है? सबसे पहली चीज़ तो मेरा रिएक्शन जो था वो ये कि हमारा हिंदुस्तान खामोश क्यों है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि लेकिन इतना भारत ने बड़ा, अब ये कह दिया है कि वो खुश हैं इस बात से। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब पूरा हस्तक्षेप हो रहा जहाँ था, हो रहा था, सिनेरियो बदल रहा था। एक ज़माना था जब हम ईरान और इराक जैसे युद्ध में मुलव्विस लोगों के बीच में हम जाके खड़े हो जाते थे, हमारा एलची खड़ा हो जाता था। इंदिरा गांधी का ज़माना बहुत दूर नहीं है वो। तो इतना सुकूत क्यों? तो और दूसरा, हमारी कुर्बतें जो इजराइल की तरफ हो गई इसी दौरान, तो और अब हम क्या कौन सी बीन बजाने वाले हैं। तो पहला ध्यान तो उधर गया। दूसरी चीज़ ये कि बहुत बड़ा ये सी चेंज आने वाला है और ये इतना, इसमें वो भी नहीं है कि जो सब चीज़ें उड़ जाएंगी। ये वो चीज़ होने जा रही है जो 73 तक थी या उससे पहले से भी थी। ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के निहायती करीब मुल्क थे और ईरान जो था वो अमेरिका का अलमबरदार था, इजराइल से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा मजबूत। तो बात हुई है कि अब मौलवियों से हाँ या ना करते करते अब ये तय हुआ है कि नहीं, इनसे बात की जाए, और बीच बीच में करते भी रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है, एक स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि सऊदी अरेबिया इससे बेइंतहा नाखुश है। इसलिए नहीं कि वो सुन्नी और शिया का राग अलाप रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सुन्नियों की ज़रा सी मदद नहीं की थी जब गाज़ा पे हमले हो रहे थे इजराइल के। तब इनकी सुन्नियत जो थी कहाँ गई थी? सऊदी अरेबिया की। तो ये बादशाहत की बात है कि उनकी बादशाहत को खतरा है इससे, और सारे बादशाहों को खतरा है। तो एक नज़र ये डाल लेते हैं कि आखिर इस डील में क्या कुछ हुआ है और उसके बाद हम आगे बहस को बढ़ाएंगे। मैं आपकी तरफ भी आना चाहती हूँ राजीव नैन जी, जिसमें ये डिटेल्स में पढ़ रही हूँ कि किस तरह से ईरान को क्या क्या करना होगा इस समझौते तक पहुँचने के लिए। पहली बात तो ये है कि जो उसके इंस्टॉल्ड सेंट्रीफ्यूज हैं उनको जो है उसको घटाना होगा, और साथ ही जो पहले से ही एनरिच्ड यूरेनियम है उसको 2/3 हिस्सा है उसका घटाना पड़ेगा। इसके अलावा लो एनरिच जो यूरेनियम है उसका स्टॉक पाइल है। ये तमाम तकनीकी, हालांकि ये टर्म्स हैं और इसको समझाना खासकर हिंदी भाषा में थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन फिर भी दर्शकों तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ठीक से बता सकें। इसके अलावा IAEA का दखल जो है वो ईरान में अब बढ़ जाएगा। हालांकि ईरान की दलील हमेशा से रही है कि उसके तमाम जितने न्यूक्लियर जो सेटअप्स थे वो हमेशा से खुले हुए थे IAEA के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी, और ईरान का जो लो एनरिच यूरेनियम है उसका स्टॉक पाइल 98% तक घट जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 300 किलोग्राम सिर्फ बाकी रहेगा 15 साल के दौरान, लेकिन ये सब कुछ होगा। और इसके अलावा ये भी है कि जो तमाम जो इंस्पेक्शंस हैं IAEA के 20 साल तक के लिए ओपन कर दिए गए हैं। और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें जो कि बहस के दौरान हम लेकर आएंगे। लेकिन इन सब बातों को, जब इन सब पॉइंट्स को जब आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई चीज़ आपको ऐसी भी लगती है जो कि दरअसल नई है, जिस पे ईरान की ज़िद थी और अब जो है वो अचानक समझौता हुआ है? देखिए, मैं इस जो समझौता हुआ है इसे मैं बस एक नई बात नहीं मानता हूँ। 2013 में इसके पहले भी समझौता हुआ था। जो आप देखें, जो अभी डील हुआ है जिसे पैरामीटर्स कर रहे हैं, इस टर्म्स को काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी भूमि
2013 के नवंबर में ही इसकी डाल दी गई थी, जो इसके कहते हैं ग्राउंड्स को डाल दिया गया। यानी अहमदीनेजाद साहब के वक्त में ही ये तैयार होने लगा था। हाँ, हो गया था मोटा मोटी कि हम आगे आने वाले समय में इन सारे बातों पर आएंगे। देखिए, जो 2-3 मुद्दों पर बड़ी ही जिद थी। एक था कि विश्व का था कि एक लो इनरिच्ड यूरेनियम और हाई इनरिच्ड यूरेनियम, हाईली इनरिच्ड यूरेनियम, ये कुछ ज़्यादा ही एक भ्रांति पैदा करता है। अगर आप 20% तक भी मान लिया कि आपने यूरेनियम इनरिच कर लिया, क्या उससे आप बॉम्ब बना लेंगे? लेकिन एक बड़ा ही इज्जत की बात, आन बान की बात हो गई थी और अमेरिका और इजराइल कहा था नहीं नहीं, आप तो बस बात 2 महीने की है, 3 महीने की है। ये सब गलत है। अगर आप यूरेनियम इनरिच भी कर लेते हैं 20, 25, 30 भी, तब भी आपके पास बॉम्ब ग्रेड वेपन्स नहीं है। लेकिन ईरान भी एक संदेश दे रहा था विश्व को कि देखिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आप ठीक होइए, नहीं तो ये हमारा अधिकार है। और एनपीटी के जितना भी आप देखेंगे रिव्यू कॉन्फ्रेंस में, वो एक अलग राजनीति लेके आता था। आप ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से जो प्रोपेगेंडा था, एक तरह का प्रोपेगेंडा, दूसरी तरह के प्रोपेगेंडा का क्लैश था। ईरान बहुत ही बखूबी उसने अपनी पूरी ग्राउंड वर्क करके रखा था। टेक्निकली, लीगली वो हमेशा सही रहा है। वो कहता है कि मैं एनपीटी का सिग्नेटरी हूँ, मुझे यूरेनियम को इनरिच करने के लिए कहीं पाबंदी नहीं है। मुझे आप कह रहे हैं कि मैं बॉम्ब नहीं बनाऊँ, मैं नहीं बना रहा हूँ बॉम्ब, मैं इनरिच कर रहा हूँ। उसके अलावा उसने जो वर्किंग पेपर्स वो प्रेजेंट किया करता था हर रिव्यू कॉन्फ्रेंस में, रेवकॉन जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, उसमें कहता है कि आप कहाँ से आपने टेक्नोलॉजी डिनाइल रेजिम्स क्यों लगा रखा है, ये वायलेशन ऑफ एनपीटी है। वह अमेरिका के संधि को, अमेरिका की राजनीति को उन्हीं के चेहरे पर मारता था। एक बड़ा ही बखूबी इसके बात चलती थी। ठीक है, कुछ अध्ययन आए उन्होंने, लेकिन इन पॉइंट्स पे अगर थोड़ा सा वापस आ जाओ, टेक्निकल बात करने की कोशिश करें आपसे, तो ये बताएं कि फिलहाल इन पॉइंट्स इसको में मैं आपको टेक्निकल, मैं उस समय नहीं मानता था कि बॉम्ब बनाने जा रहे थे। अभी ये विश्वास पैदा करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम कन्फ्रंटेशन, हिस्टोरिक और ऐतिहासिक ये कहां से हुआ? ये देखिए, ये सब तो मीडिया के शब्द नहीं, ओबामा साहब खुद कह रहे हैं, वो खुद हिस्टोरिक कह रहे हैं सब, क्योंकि उनको भी राजनीति, जी बोलिए जी, उनको राजनीति उन्हें करनी है। ऐसा है, मार्च 2013 में ओबामा जी ने परमिशन दिया सीक्रेट नेगोशिएशन करने की, और मस्कट में शुरू हुई प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। उसके बाद 5 बार मिले ओमान में। जब नई जून 2013 में नई प्रेसिडेंट आए हैं, उसमें माहौल बदल गया। हम जानते हैं प्रेसिडेंट रूहानी जी ने ये भी संदेश दिया कैंपेन में कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ समझौता करेंगे, एंगेजमेंट करेंगे, जिसका जिक्र अभी साहब कर रहे थे। 24 नवंबर 2013 में बड़ी डिटेल है। अगर वो अग्रीमेंट आप पढ़ेंगे तो देखिए, उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि 98% के यूरेनियम जो स्टॉक है वो ख़त्म किए जाएंगे। 50% जो सेंट्रीफ्यूज हैं, जो नातान्स में है और फोर्डोम में है, वो निकाल दिए जाएंगे, उसको इनऑपरेटिव। नो मोर यूरेनियम एनरिचमेंट, यूरेनियम ईरान विल अंडरटेक। 24 आवर्स IAEA इंस्पेक्शंस वाज अलाउड। इसके बाद आखिर में दे ऑल्सो अग्रीड that Iran will abide by the IAEA regulation and go in for peace. So 24 नवंबर में ऑलरेडी इंटरिम अग्रीमेंट हो गई है। अब जो देखते हैं, हमें इसमें पूरी डिटेल्स नहीं आई। जब रिएक्शन ऑफ द अरब्स देखेंगे, दे ऑल वेलकम। मैं आती हूँ आपकी रिएक्शन के लिए, फिलहाल आप अपनी बात पूरी करिए जी। हाँ, तो लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने 2 और महत्वपूर्ण इसमें कदम उठाए गए, जो कि उसके भी 2013 में जिक्र है। एक है कि रिप्रोसेसिंग नहीं करेंगे, जो प्लूटोनियम के लिए आपको रिप्रोसेसिंग करने की जरूरत है। स्पेंट फ्यूल, अब जो भी होता है, स्पेंट फ्यूल रिएक्टर के बाद की स्थिति है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में रिएक्टर में गया, उसका जो बचा उसको हम रिप्रोसेस करके प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब बनाएंगे, क्योंकि हम लोग, हमारा बॉम्ब प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब है। उससे कंप्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर कुछ भी करने की उन्होंने पाबंदी लगी। ये भी आगे बात कही गई थी और ये उन्होंने पूरा, लग रहा है कि वो पूरा करेंगे। लेकिन 2-3 महीने में, इसको अभी भी कहा जा रहा है कि एक इंटरिम, ये भी इंटरिम है, जून में पूर्णतया आएगा, देखना पड़ेगा कैसे होता है। आएगा। उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि एडिशनल प्रोटोकॉल, जिस पर काफी खींचातानी चल रही थी 2013 में, उन्होंने कहा था कि अगला स्टेज जो होगा उसमें हम एडिशनल प्रोटोकॉल के लिए हम बढ़ जाएंगे। इसमें उन्होंने बात बोला है कि अब हम एडिशनल प्रोटोकॉल मान गए हैं, सो हम बातचीत करेंगे। तो मोटा मोटी
इन्होंने किया क्या है कि 300 किलोग्राम जैसा आपने कहा, वहां तक हम इनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल रखेंगे। वो अभी 3.67, इससे % से ज्यादा नहीं आएगा। अब ये जो स्टेटमेंट्स आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि ठीक है, अब हमने 1 महीने 2 महीने से अवधि बढ़ाकर 1 साल रख दी, लेकिन हकीकत में देखेंगे इतना भी आसान नहीं है। आप बॉम्ब ग्रेड बनाने के लिए समय लगता है। इशरत जी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ये बताइए कि जिस तरह के फिलहाल हालात नज़र आ रहे हैं और लगता है कि ईरान ने बहुत बड़ा समझौता कर लिया है और काफ़ी हद तक ये जो लग रहा था कि ईरान का आर्थिक अगर हिसाब से हम देखें तो कमर टूट रही थी बुरी तरह। जो भी ईरान को नज़दीक से जानता है वो जानता है कि किस तरह से पूरी किरची किरची वो देश लगातार हर रोज़ हो रहा था, कितना मजबूर था, किस तरह से वहाँ इंटरनेट के यूजेज के लिए आम शहरी को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहाँ बैंक के इस्तेमाल, छोटी छोटी चीज़ें जिसे हम शायद बहुत आसानी से लेते हैं, वहाँ ईरान में कितनी मुश्किलें लोगों को होती हैं। कितनी मुश्किलें आपको लगता है ये जो सैंक्शंस हटेंगे उससे हल होंगी? क्या ये सही डायरेक्शन में बढ़ता कदम है? ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में बढ़ता हुआ कदम है और ये एक बहुत बड़ा कदम है। अगरचे ये सिर्फ अभी एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, जिसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि प्रीएम्बल लिख दिया गया है, बाकी अभी डिटेल्स वर्कआउट करनी है तो वो होंगी। मगर मेरा अंदाज़ा ये है कि दोनों साइड्स बहुत सीरियस हैं, न सिर्फ 2 साइड्स बल्कि कहना चाहिए न सिर्फ ईरान और अमेरिका बल्कि यूरोप, वो बहुत सीरियस हैं। क्योंकि लेकिन अमेरिका में इसको लेकर पॉलिटिकल ऑपोजिशन हो रहा है मगर, और उनको वो ऑपोजिशन होगा, मगर मेरा अंदाज़ा ये है कि इतनी आसानी से वो पॉलिटिकल ऑपोजिशन कामयाब नहीं होगा। और बहुत ही गौर से उनके बयानात भी पढ़ने की ज़रूरत है। जॉन बेनर ने ये नहीं कहा है कि हम इसको रिजेक्ट करेंगे, उन्होंने ये कहा हम इस पर बड़े कड़े सवालात उठाएंगे। तो वो कड़े सवालात उठाना तो सबका फ़र्ज़ है। मेनली चीज़ ये है कि अगरचे ये सिर्फ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है और अगर मैं समझता हूँ कि ये सीरियस है दोनों साइड्स, और अगर फाइनल एग्रीमेंट हो गया तो इट विल वो एक जिसको कहते हैं गेम चेंजर होगा रीजन के लिए। इसमें भी किसी को कोई शुभा नहीं। लेकिन राजीव नयन जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ईरान तो पहले भी कभी बम नहीं बना रहा था, वो सिर्फ एक बहुत लोग इसको एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा कहते हैं, कुछ लोग इसको इजरायली प्रोपेगेंडा कहते हैं, लेकिन ज़रूर एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा था कि देखिए मैं जब चाहूँगा बना लूँगा। जब वो नहीं बना रहा था तो अब ऐसा कौन सा समझौता हुआ जिसके लिए वो तैयार हो गया जब पहले से ही वो काम नहीं कर रहा था? देखिए, एग्रीमेंट होना एक चीज़ है और ये कि ईरान नहीं बना रहा है वो दूसरी चीज़ है। एग्रीमेंट तो नहीं था कोई, मगर अब तो एक एग्रीमेंट है कि नहीं बनाएगा, कि नहीं बनाएंगे। और दूसरे उसमें बहुत से प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से ये पता चल जाएगा कि वो एग्रीमेंट को वायलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ईरान ने तो बारहा कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं है। असल में प्रॉब्लम दूसरा है। अभी तक चूँकि एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था 1979 में, जिसकी वजह से ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत गिर गए थे और इस चीज़ का औरों ने फ़ायदा भी उठाया, तो उसको ओवरकम करने के लिए बड़े प्रॉब्लम्स थे। जैसे मसलन आपको दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि रिसेंटली आपने देखा होगा क्यूबा के साथ एग्रीमेंट हुआ जी। अमेरिका का, तो वो भी एक हिस्टोरिकल वो चीज़ थी, चली जा रही थी, लोग चाहते थे कि ये ख़त्म हो मगर हो नहीं रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ओबामा ने काफ़ी बोल्ड स्टेप लिया और है। शायद वो अभी अपनी सत्ता के चूँकि अपने ऑफिस के आखिरी दौर में चल रहे हैं तो वो भी कुछ छोड़ जाना चाहते हैं शायद इतिहास के लिए कि शायद ओबामा ने इतना बड़ा काम किया, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। प्रोफेसर क्रिस्टोफर राजी, बताइए कि जिस तरह से ये भी जिक्र हो रहा है कि एक डेटरेंट की तरह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दिखाता रहा है ईरान की, अगर नक्शा देखा जाए पूरे वेस्ट एशिया का, तो जो ईरान की जो एक स्थिति है जोग्राफिकल पॉलिटिकल, उस तरह से शायद उसके लिए फ़ायदे का ही सौदा साबित हुआ। अभी फ़िलहाल इजराइल ये कह रहा है कि इजराइल के लिए उसका एग्जिस्टेंस थ्रेट में आता है अगर ये डील होती है। उसने अपने लिए अस्तित्व की एक पूरा सवाल बना दिया है। सऊदी अरब भी जो है वो बहुत खुश नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि इसमें अजीब बात यह है, विडंबना यह है कि इन्हें तो खुश होना चाहिए कि अगर ईरान बम नहीं बनाएगा अब कभी, तो सबसे ज़्यादा शांति तो सऊदी अरब और इजराइल को होनी चाहिए। अगर आप इजाज़त दें, थोड़ा डिटेल्स जो रिलीफ की बात की है, 214 में 7 बिलियन सैंक्शन रिलीफ अमेरिका को ईरान को मिला है। सो एवरी 5 महीने, एवरी 3 मंथ्स 500 मिलियन रिलीफ इन टर्म्स ऑफ सैंक्शन रिलीफ मिला। अब मैं आता हूँ आपकी क्वेश्चन ऑफ डेटर। मेरे हिसाब से ये है कि अमेरिका ने जिस तरह से इज़राइल को बॉम्ब इन द बेसमेंट में मदद की, द मेन यूरेनियम
enrichment uranium was provided by Newmax system in America, and also the Dimona reactor which the Israeliयों ने अपनी मदद फ्रेंच की मदद से की और इजराइल को अमेरिका ने कुछ पाबंदी नहीं दी. They allowed it. Similarly, they allowed Pakistan. Similarly, I think Iran will also go through. The American agreements are not a surety for anybody in the world. They go by temporary arrangements. That's my personal understanding. So मैं सोचता हूँ ये तो है कि agreement तो हो गई है. ये जो enrichment program में पाबंदी डाल दी है, reprocessing में पाबंदी डाल दी है. ये question of देखिए West Asia में only Israel has the bomb. And Israel के bomb in the basement, first time movement of the basement started in 1973. जब अरब इसराइली कॉन्फ्लिक्ट में आप मेमोइर्स पढ़ेंगे निक्सन की, the Israelis when they were getting defeated in the Sinai war, they moved through Jericho missile system, moved the nuclear missile system for operation. उस समय अमेरिका ने फोटो दी Egyptian army के presence. So a country which always used deterrence, it always used threat use of nuclear is Israel. So obviously Iran is under threat and the balancer is there. And मैं सोचता हूँ अगर ईरान को possibility में आ जाता है, I'm sure Pakistan will provide the same facility to Saudis. The design for the bomb for Iran has come from Pakistan. A.Q. Khan ne provided the first bomb design. They already have the nuclear design. It is only a question of enrichment in secrecy. So, मैं सोचता हूँ any agreement with America has only led to a bomb production later or sooner. जी जावेद नकवी साहब ये बताइए कि फ़िलहाल जो बैलेंस ऑफ पावर है पूरा मिडिल ईस्ट का, या हम उसे वेस्ट एशिया कहें तो ज़्यादा ठीक होगा, किस तरह से बदलता हुआ देख रहे हैं? क्या ईरान की जो मेन स्ट्रीमिंग है, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग, क्या जो मुख्य धारा है राजनीति की पूरी दुनिया की, इस डील के साथ इसके राजनीतिक मायने ज़्यादा हैं कि पूरे मुख्य धारा में वापस आ पाएगा ईरान? हम जानते हैं कितनी बुरे तरीके से हाशिए पे पूरे तरीके से पड़ा हुआ था ईरान इन तमाम पिछले 10-12 सालों के दौरान. शाह ईरान के जाने के बाद जो अलाइनमेंट्स बने हैं उसमें 79 में जिसका जिक्र इशरत भाई कर रहे थे, उस वक़्त सऊदी अरेबिया और इज़राइल दोनों करीब आ गए थे. ऐसे करीब आ गए थे कि अरब ममालिक को फेज़ में फ़हद प्लान दिया गया. फ़हद प्लान, सऊदी प्लान, प्रिंस फ़हद तो उस वक्त जानशीन था. तो उसमें यह था कि सारी चीज़ें वैसे ही कर दो और तकरीबन पैलेस्टाइन को एक म्यूनिसिपैलिटी का ओहदा दे दिया जाएगा, जो कि जिससे अब अभी उतना भी महरूम है वो उससे. तो ये हमेशा से सऊदी अरेबिया और इज़राइल का कारूरा बहुत मिलता है, जो कि आज भी दिखाई दे रहा है. इज़राइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है इस वक्त ईरान के बम से नहीं है, जो कि ईरान की पॉलिटिकल सुप्रीमेसी से है, जो कि उसका पुराना हक है. उसकी वजह यह है कि ईरान एक सिविलाइजेशन है. हाफिज़ शिराजी का, वहाँ नदियाँ बहती हैं, वहाँ ओएसिस और खजूर पे नहीं जिंदा हैं लोग. ये जो एक है पूरा साउथ ऑफ फार्स जो है, खलीज फार्स, वो सिविलाइजेशन नहीं है, वो ट्राइबल रीजन्स हैं. सिविलाइजेशन ये है, और इतना बड़ा सिविलाइजेशन है कि जब वहाँ पे चेंज आया, मुल्ला भी आ गया, तो उसने हाफिज शिराजी की किताब को हाथ नहीं लगाया. उसकी इज्जत की, रूमी की इज्जत की, बावजूद इसके कि उसमें मीना बकुलकुल का जिक्र रहा है. तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नेमत होगी पूरे मुल्क के लिए जी, जहाँ पे ऐसा इस्लाम हावी हो जो कि इमारतों की तोड़फोड़ ना करे, आसार कदीमा को चोट ना पहुंचाए, जिस तरह से कि हमने देखा बामियान में देखा गया और ये इस्लामिक स्टेट के यहाँ देखा गया, और जिस तरह से बगदाद में भी चोरी चकारी हुई, म्यूजियम्स पे रेड हुए, वो उस तरह का हमको चाहिए. लेकिन सबसे पिवटल चीज़ ईरान की जो अमेरिका को भाती है इस वक्त, वो है उसका एक्सेस टू द कैस्पियन. वो सारी राजनीति इस वक्त है सोवियत यूनियन के बाद कि किस तरह से सेंट्रल एशिया की गैस जो है यूरोप को पहुंचा के रशिया को अंडरमाइन किया जाए, जिसमें कि ईरान जो है बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है अलावा रशिया के. लेकिन जावेद साहब, इससे पहले कि अपना आप जवाब कंप्लीट करें, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि किस तरह से धीरे धीरे अपने विद्रोहियों, रेबल्स के जरिए पूरे जो वेस्ट एशिया है कहीं ना कहीं वो ईरान के कब्जे में आ रहा है. क्या आप इस बात से सहमत हैं? अब ये कब्जे में आ रहा है कि उसके एलाइज तो देखिए सुन नहीं रहे हैं.
जैसे कि हमास फिलिस्तीन का, लेकिन शिया रेबल्स का फिलहाल काफी शिया दबदबा का है। नाम लगा के असल में बात ये होती है शिया सुन्नी में बात क्या है कि ये तो इस्लामी रेवोल्यूशन कहते हैं, वरना शिया रेवोल्यूशन कहते हैं अपने आप को। तो ये इन्होंने कभी ये नहीं किया है कि तुम तबलीग करो हमारी तरह हो जाओ, लेकिन शायद वाइडर लेजिटिमेसी हासिल करने की भी एक कोशिश हो सकती है ये शियों के जरिए। चलिए ये बादशाहत को किसी और दिन चर्चा करेंगे इस बात पर जरूर। राजीव नयन जी बताइए कि इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि ये बदलते हुए अमेरिका इजराइल रिश्ते की भी कहीं ना कहीं इसमें संकेत नजर आ रहे हैं कि राष्ट्रपति ओबामा की साफ तौर पर नेतन्याहू की जो डिसलाइकिंग है, उनकी जो नापसंदीदगी है, कहीं ना कहीं वो भी एक वजह है। क्या आपको ये लगता है कि इजराइल और अमेरिका के रिश्ते भी कहीं ना कहीं बदलेंगे इस डील के साथ, न सिर्फ कि ईरान और अमेरिका, ईरान और पूरी दुनिया के रिश्ते बदलेंगे? निश्चित ही। देखिए, अभी बात हुई थी अमेरिकी राजनीति की और कांग्रेस की, इसमें जिक्र किया गया था। जब हम बात बम का करते, परमाणु बम का, तो एक समूह, एक राजनीतिक समूह बहुत महत्वपूर्ण होता है, वह है नॉन प्रोलिफरेशन, जिसे अप्रसार समूह कह सकते हैं हम, पर डिरोगेटरी टर्म में उन्हें नॉन प्रोलिफरेशन अयतुल्ला बोला करते हैं। अगर आप उनके राइटिंग्स को उठाकर देखेंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह समूह जो सामान्यतः बड़ा ही अगेंस्ट में रहता है बॉम्ब का, उसने ईरान को लगभग सारे लोग उसे समर्थन दे रहे हैं कि ये डील होना चाहिए। अब वाशिंगटन बेस्ड जितने थिंक टैंक्स हैं, चाहे आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन हो या कई लोग हों जो लेफ्ट टू द सेंटर, जिन्हें कई बार आप कह सकते हैं, आप उन्हें भी नहीं भूल जाइए, लेफ्ट टू द सेंटर ग्रुप को भी भूल जाइए, लेकिन ये नॉन प्रोलिफरेशन कम्युनिटी है, उसका जबरदस्त इनका समर्थन है। कांग्रेस में कौन जाते हैं टेस्टिमनी देने के लिए, कौन जाते हैं और कौन उन्हें प्रभावित करते हैं? ठीक है, एक इजराइल का अपना एक है दबाव ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है, वो करेगा, लेकिन उनके साथ साथ ये ग्रुप वहाँ कांग्रेस में नहीं बदलने देंगे और इजरायली लॉबी एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर में है और ओबामा एक तरह से आंख नहीं मूंद सकता इजराइल का जब तक कि वहाँ के बाकी समूह, बाकी ग्रुप्स जो है इस मुद्दे पर, ईरान के मुद्दे पर उसे समर्थन नहीं दे रहे हो। इजरायली लॉबी को इतना जल्दी एंटागोनाइज करना आसान चीज नहीं, लेकिन एक दूसरी लॉबी, पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग, चूंकि कम बचा है और सवाल ज्यादा है, तो जो दूसरी लॉबी, इजरायली लॉबी के अलावा जो परेशान है वो है तेल वाली लॉबी, तेल का कारोबार। माना ये जा रहा है कि इन सैंक्शंस को हटने के बाद, इस डील पर पहुंचने के बाद जो तेल का खेल है पूरी दुनिया का, वो गड़बड़ा जाएगा। एकदम ओवरवेलमिंगली उसको समर्थन वहां पर हासिल है। ठीक है, नेतान्याहू अपना जाकर अपने लोगों से आवाज ज्यादा उठा देते हैं, तो चिल्लाहट से थोड़ा शोर होता है, लेकिन जबरदस्त उन्हें वहां पर समर्थन हासिल, इसलिए बड़ा ही कॉन्फिडेंट। अब आप अगर केरी का स्टेटमेंट पढ़े इस डील के बाद या प्रेसिडेंट ओबामा का समर्थन, उनका स्टेटमेंट पढ़े, तो इनको डील किया है किस तरह से हम अपने मिडिल ईस्ट, जो हम लोग वेस्ट एशिया, जो अपने बात पश्चिम एशिया की, वो सामान्यतः मिडिल ईस्ट के फ्रेमवर्क में ऑपरेट करते हैं, किस तरह वो कदम उठा रहे हैं, किस तरह टेलीफोन डिप्लोमेसी हो रही है। ओबामा बात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया की बात की, उसके वहाँ बात किया जा रहा है, बाकी गल्फ के दूसरे देशों से बात की जा रही है, साथ साथ किस तरह से कांग्रेस से बात करने जा रहा है। तो उन लोगों ने भी अपनी एक जो रूपरेखा है आगे की कार्रवाई की, जो वर्क प्लान है, उसने तैयार कर रखा है। इरशाद साहब, ये बताइए कि क्या यमन में के जो हालात हैं, क्या उससे भी फर्क पड़ सकता है? क्योंकि जब इस तरह की डील हो रही है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की तमाम जो राजनीति है, क्या सॉफ्ट होगा ईरान थोड़ा यमन में? हालांकि सॉफ्ट होने की जरूरत सऊदी अरब को है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक साइड पीछे हटती है तो क्या कुछ हालात बदलेंगे? और दूसरा बड़ा सवाल फिलिस्तीन का भी है, बहुत संक्षेप में। जी, मैंने जैसे अर्ज किया था कि ये मैं गेम चेंजर समझता हूँ। इसके असरात हर तरफ होंगे, यमन पे भी होंगे, हिजबुल्लाह पे भी होंगे, हर तरफ होंगे, और इजरायली जो अरब इजरायली जो इशू है इस पे भी होंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फुल फ्लेज्ड एग्रीमेंट में बन गया तो पूरी डायनेमिक्स रीजन की बदल जाएगी, और इसकी वजह से और जो एक्सेस ऑफ इविल है वो भी टूट जाएगा। जी, और दूसरी चीज़ ये होगी कि जो ये इशू अरब इजरायली इशू है, जिसको आप कहना चाहिए पैलेस्टीनियन इजरायली इशू, इस पे अमेरिका का फोकस होगा। आपको याद होगा इसने फोकस काफ़ी किया था, मगर फिर उससे हट के इन्होंने ईरान पे फोकस किया, और इसके बाद मेरा ख्याल ये कि फोकस जो है फिर अरब इजरायली जो इशू है उस पे होगा, क्योंकि बिना उसके बदले रीजन में स्टेबिलिटी सही तौर से नहीं आ सकती। लेकिन क्या इस बात पर फिर से एक बार स्टैंप है कि पूरी दुनिया जो है वो इकोनॉमिक्स से ड्राइव हो रही है, पूरी दुनिया की जो राजनीति है कहीं ना कहीं वो अर्थशास्त्र से ड्राइव हो रही है? क्या ये डील इस बात का एक बार फिर से प्रमाण है? इस बात का एक सबूत है। अगर सबूत की जरूरत थी तो ये है। मैं तो हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि
ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी, इंग्लैंड यहाँ आया था, तो किसी इंपीरियलिज्म की वजह से नहीं आया था, बल्कि ट्रेड की वजह से आया था। और इंपीरियलिज्म ट्रेड को फॉलो कर रही थी, ट्रेड इंपीरियलिज्म को नहीं फॉलो कर रही थी। और इस बात को आप अगर इस चाबी से ताले खोलें तो इंटरनेशनल रिलेशन के सारे ताले खुल जाएंगे। जी हाँ, आखिरी 1 मिनट मेरे पास बचा है। प्रोफेसर राज, ये बताइए कि 2-3 सवाल हालांकि बाकी हैं, लेकिन भारत ने भी चूंकि खुशी जाहिर की है इस पूरी डील पर, तो क्या रिश्ते जिस तरह से बदल रहे हैं ईरान और वेस्ट के, भारत के रिश्ते किस तरह से बदलेंगे और क्या हम एक ज़्यादा शांतिपूर्ण, एक ज़्यादा पीसफुल दुनिया की तरफ आगे बढ़े हैं इस डील के साथ? देखिए, भारत ने पहले से 206 से ही जब ये मुद्दा आया था यूएन में, उन्होंने एक स्टैंडर्ड पोजीशन लिया है। ईरान ने एनपीटी साइन किया है, उसको पूरा करना है। हम सोचते हैं न्यूक्लियर ईरान इज़ नॉट स्ट्रैटेजिकली वायबल इन द रीजन, उन्होंने पूरा कर दिया है। सो मैं सोचता हूँ जिस तरह से ये एग्रीमेंट हो रही है, ये तो न्यूक्लियर ईरान के खिलाफ है, इसलिए भारत ने वेलकम किया, जिससे हमें भी फ़ायदा होगा। आगे हमारी जो डिपेंडेंस है ईरान में इन टर्म्स ऑफ ट्रेड और इन टर्म्स ऑफ ऑयल और इन टर्म्स ऑफ अदर सेल्स ट्रेड, हमें बेनिफिट है। सो भारत भी चाहेगा ये एग्रीमेंट जितने जल्दी हो सके ये लागू हो जाए और स्टेबिलिटी रीजन में आ जाएगी। जी, आखिरी कमेंट। देखिए, एक बात जो नकवी साहब ने कही, भारत खामोश है क्या? भारत खामोश, लेकिन जिस तरह से उभर कर आ रही है तस्वीर इस क्षेत्र में, यह भारत के लिए काफ़ी लाभदायी है और भारत ने इसका स्वागत किया है। और जिस तरह से वहाँ भौगोलिक, जिसको कहते हैं जियो पॉलिटिक्स इमर्ज करके आ रहा है, उम्मीद की जाती है कि स्वागत से ज़्यादा कुछ कहा जाएगा, धीरे धीरे बोल देंगे, क्योंकि ये जो उभर के आ रही है बात, ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभदायी है। और भारत एक जिसे आप यहाँ पर हम लोग दोनों डिसएग्री एग्री कर सकते हैं, एक प्रोएक्टिव रोल लेना होना चाहिए। जिस तरह से जावेद साहब भी कर रहे थे, उस तरह से आ रहा, जिस तरह से ऑयल की बात हो रही है, अब जिस भारत का जो पोजीशन रहा था ईरान के प्रति, उसके न्यूक्लियर बॉम्ब के प्रति, एक तरह से इंडोर्समेंट हो रहा है। मुझे खत्म करना होगा, लास्ट वर्ड। इजराइल की तरफ आंख रखिए, शरारत कोई ना कर दे। 30 जून तक बहुत वक्फा है अभी। और मुझे तो इस बात का खदशा है कि कहीं प्रीएम्प्ट करने के लिए वो 2-4 चीज़ें वहाँ दाव न दे ईरान के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद नकवी साहब, राजीव नयन जी, प्रोफेसर क्रिस्टोफर राज और साथ ही इशरत अजीज़ साहब। तो साफ तौर पर दुनिया भी कहीं ना कहीं इसी आशंका से ग्रसित है कि आने वाले जो महीने हैं, क्या वाकई ये डील जिस तरह से अभी बनी हुई सी लगती है क्या बनी रहेगी तब तक। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस डील के साथ कहीं ना कहीं दुनिया एक ज़्यादा शांति, ज़्यादा अमन की दिशा में ज़रूर आगे बढ़ी है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।